तो सीओपीडी के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि पेशेंट को एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होगी। जब एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है तो जो एयर होती है उस पेशेंट के लंग्स के अंदर क्या हो जाती है सर, ट्रैप हो जाती है। जब एयर लंग्स के अंदर ट्रैप होगी तो ये जिसके लंग है ये एक्सपैंड कर जाते हैं, ये हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं। बच्चों ये हाइपर जब इन्फ्लेट कर जाएंगे तो अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, जो इंस्पायरेशन है ना वो भी अफेक्ट होती। और जब इंस्पायरेशन अफेक्ट होगी तो इस पेशेंट के लंग्स के अंदर एयर नहीं आएगी। जब लंग्स के अंदर oxygenated air नहीं आएगी, so there is no proper gaseous exchange, so that can lead towards the decreased function of the lungs and as well as उस पेशेंट के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर नहीं निकाल रहे, और उस पेशेंट के लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल परेशान नहीं होना। तो हमने इसको डिफाइन क्या किया था, अ क्रोनिक डिजीज दैट काज डिक्रीज लंग फंक्शन, जो आपके लंग के फंक्शन को डिक्रीज कर रही है। लंग का फंक्शन मैंने आपको बताया, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा था कि जो लंग का फंक्शन होता है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल रहे और ऑक्सीजन को आप अपने ब्लड के अंदर नहीं लेके जा रहे, इसका मतलब है कि उसका जो लंग का फंक्शन है वो डिक्रीज हो गया। और ये सीओपीडी की वजह से आपका जो लंग का फंक्शन होता है वो डिक्रीज होता है। इसलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपका जो हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर क्या मतलब है कि सर अगर आपका हार्ट अगर पंप करना फेल हो जाए ना, हार्ट फेल्स टू पंप, इसका मतलब उस पेशेंट में हार्ट फेलियर हो गया। इसी तरह किडनी का क्या काम होता है, किडनी का काम होता है सर कि जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको बॉडी से निकाल देना। तो अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से नहीं निकलेंगे तो हम कहेंगे पेशेंट की रीनल फेलियर हो गया। अगर आपकी पूरी बॉडी में ब्लड पंप नहीं होगा हम कहेंगे पेशेंट में हार्ट फेलियर हो गया। और अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे कि सर उस पेशेंट के अंदर रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया, या उस पेशेंट के जो लंग है उनका फंक्शन डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर फंक्शन क्यों डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक। वो ब्रोंक्यूल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वो आपके पास ब्रोंकाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, एंड इम्पेयर द फंक्शन एक्सपायरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग्स। जाहिर बात है कि जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी लंग का फंक्शन ही हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, तो उस पेशेंट के अंदर जो एक्सपायरेशन वाला उसका फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो आपके पास एयर को एक्सपायर नहीं करेगा बिकॉज देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्रोंकाई। दैट इज कॉल्ड द सीओपीडी और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज into which the patient feels the difficulty in expiration of the gases, in expiration of the carbon dioxide from the lungs into the air। ठीक है, ये चीज अब आपने यहाँ पर याद रखनी, सिंपल सी डेफिनेशन थी, हमने उसको इतना ज्यादा ना बिला वजह ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर आपने एक बात की है कि इस पेशेंट के लंग्स के अंदर ना एयर ट्रैप है। अब बात को जरा समझते जाना है, लंग्स में जो एयर है वो एयर क्या हो चुकी है सर, ट्रैप हो चुकी है। जो बच्चों एयर लंग्स के अंदर ट्रैप हो रही है उस एयर के अंदर क्या ज्यादा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा लेक्चर के अंदर, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और अब वो जो क्योंकि एयर ट्रैप है तो आप बाहर से ऑक्सीजन भी नहीं लेके आ रहे, तो आपके पास जो ऑक्सीजन होगी वो भी उस पेशेंट के अंदर कम होती है। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। अब जब आपके लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होगी तो उसकी वजह से जो आपके लंग्स के वॉल्यूम्स है ना, जिसके अंदर हमने कहा सर रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल, उसके बाद फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी थी, यहाँ टोटल लंग कैपेसिटी थी, जो मैंने आपको रिस्पायरेटरी के अंदर पढ़ाया था, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, कि ये जो एयर होती है ये आपके पास एयर होती है, लंग के वॉल्यूम्स होते हैं, मतलब कितनी एयर आप लंग्स के अंदर लेके जाते हो, कितनी एयर को आप लंग से बाहर निकालते हो। तो उसमें मैं क्या आपको एग्जांपल दी थी एक टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ऐसी अमाउंट ऑफ एयर होती है जो अभी देखो मैं बैठा हुआ हूं ना, या आप लोग भी लेक्चर सुन रहे हो, तो जितनी एयर अभी आप अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहे हो और जितनी एयर आप बाहर निकाल रहे हो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और वो जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है, अभी आप जस्ट 500 जो ml एयर है ना वो अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहे हो और इतनी ही आप बाहर निकाल रहे हो, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना वो एज इट इफेक्ट नहीं होता है इस पेशेंट का, जो हमारे पास क्या इसको कहते हैं सीओपीडी का पेशेंट होता है। इस पेशेंट के अंदर जो हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं ना, वो मैंने आपको 3 वॉल्यूम्स लिखवाने। उसमें जो सबसे पहला वॉल्यूम है वो है रेजिडियल वॉल्यूम। बच्चों ये याद रख रहे हैं, ये है वैसे बेसिक है लेकिन यहाँ पर भी आपको याद होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं ना कि एयर ट्रैप हो गई, तो एयर ट्रैप होने की वजह से जो हमारे पास वॉल्यूम्स है ना एयर के, वो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाते हैं। जिसमें पहला वॉल्यूम क्या है, रेजिडियल वॉल्यूम। हाँ जी, क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, एनीवन, व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम?
हाँ जी, बेसिक वालों, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? सर जो एक्सपायरेशन के बाद भी तो कोलैप्स होने से बचाए वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ओके जी, डॉक्टर असलान आप क्या कहने लगे थे? सर मैं भी यही बता रहा था कि जो रिमेनिंग वॉल्यूम होता है एक्सपायरेशन के बाद। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि सर जो वॉल्यूम हमारे पास बच जाता है ना लंग्स के अंदर, देखो लेट्स सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना कि आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हो, इंस्पायर किया और एक्सपायर किया, और जितनी एयर आप लंग्स के अंदर लेके जाते हो, जितनी बाहर निकाल लेते हो, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ अमाउंट ऑफ गैस होती है ना, वो आपके लंग्स के अंदर ही ट्रैप रहती है नॉर्मली भी, अभी मेरे लंग्स के अंदर भी होगी, आपके लंग के अंदर भी वो प्रेजेंट होगी, वो गैस वो चेंज नहीं होती और उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब बचा हुआ वॉल्यूम। और इस रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या फायदा होता है? ये रेजिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। तो ये जो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है, इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है ना, तो उस एयर के ट्रैप होने की वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि सर जो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी होती है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये होती है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटी कहते थे। मैंने आपको कहा था ना कि अगर एक वॉल्यूम हो तो उसके लिए हम टर्म वॉल्यूम की यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम दो वॉल्यूम्स की बात करें ना, जैसे यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटी कहते होते हैं। तो ये जो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी है, ये भी इस पेशेंट की क्या हो जाती है? इंक्रीज, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एयर लंग से बाहर नहीं जा रही, तो पेशेंट की फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी भी इंक्रीज है। लास्ट पे आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जिसके अंदर इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, रेजिडुअल वॉल्यूम, और जिसके अंदर हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब चार के चार वॉल्यूम्स आते हैं, उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और इस पेशेंट की जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है, वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज, क्योंकि भाई एयर आपके लंग्स के अंदर ट्रैप हो रही है ना, उस एयर को आप बाहर नहीं निकाल रहे, जब बाहर नहीं निकालोगे तो ये सब जो तीन वॉल्यूम्स हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। नेवर फॉरगेट अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एयर ट्रैप होने की वजह से आपके कौन से वॉल्यूम तीन इंक्रीज होते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर जो सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इस सीओपीडी की कितनी टाइप्स हैं और इसको हम कैसे क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर सीओपीडी के हमारे पास होती हैं दो टाइप्स। एक को हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वन इज द क्रॉनिक bronchitis and the other one is the emphysema and other one is the emphysema। ये दो टाइप्स आपने याद रखनी है जो क्रॉनिक सीओपीडी के अंदर आती है। एक हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और दूसरी हमारे पास क्या है? एम्फीसीमा होती है। ठीक होगा जी, एक मिनट जहाँ सुन लें। तो यहाँ पर हमारे पास सीओपीडी की बची होती हैं दो टाइप्स, एक होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी हमारे पास होती है एम्फीसीमा। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि सर यहाँ पर एक्सेस म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। मैम सारी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह डिस्कस करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा जनरल आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होती है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, ये कि इसका मतलब ना स्पेसिफिक सिम्टम है। और एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है कि सर जो हमारे पास एलोविलाई होते हैं ना, उसकी डायलेटेशन हो जाती है, या हम इसको यहाँ पे लिखते हैं हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, ये इसकी स्पेसिफिक सिम्टम। वैसे तो आपको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर भी नजर आता है, लेकिन जो एम्फीसीमा होता है इसके अंदर हमें ज्यादा प्रोमिनेंट लंग्स इन्फ्लेट नजर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने परेशान नहीं होना, ये अभी सारा कुछ हमने इनके डिफरेंस वगैरह क्लियर करने, लेकिन थोड़ा सा हमें इसकी टाइप्स के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। दूसरी अब हम बात करते हैं कि सर जो हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लू ब्लडर्स, और जो आपके पास एम्फीसीमा के पेशेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पिंक पफर्स। क्या कहा जाता है सर? एक को ब्लू ब्लडर्स कहा जाता है और दूसरे को पिंक पफर्स कहा जाता है। ब्लू ब्लडर्स हम कहते हैं बच्चों जिसके अंदर बी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर बी है, तो इसको हम कहते हैं ब्लू ब्लडर्स। और जो हमारे पास दूसरा एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा वाले पेशेंट को हम कहते हैं पिंक पफर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये दूसरी बात है हमने यहाँ पर याद रखनी है। सर इनको ब्लू ब्लडर्स क्यों कह रहे हैं और ये इस पेशेंट के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से हम इसको ब्लू ब्लडर्स कहते हैं और दूसरे वाले को पिंक पफर कहते हैं? देखो बच्चों, ये हैं दो वर्ड्स,
अब मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि शायद ना ब्लू ब्लडर्स का ना एक ही मतलब है कि उस पेशेंट की जो बॉडी है वो साइनोस हो रही है, मतलब ब्लू हो रही है, और पिंक पफर्स का सिर्फ एक ही मतलब है कि उस पेशेंट की जो बॉडी है वो पिंक हो रही है। हालांकि ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ब्लू का तो मतलब चले समझ आता है कि सर इस पेशेंट की जो बॉडी होती है ना वो साइनोस्ड होती है, मतलब हमें ब्लू कलर की नजर आती है। इफ यू नोटिस है, यू कैन सी, आपको इस पेशेंट की बॉडी ना ये ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये देखो। और ये ब्लू कलर की क्यों नजर आती है? बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज्यादा होने की वजह से इस पेशेंट के अंदर हमें मतलब कि साइनोसिस नजर आती है। दूसरा ब्लटर्स, ब्लटर का मतलब बच्चे डिफरेंट होता है, मतलब इसका मतलब होता है ओबेस, या जिसका वेट गेन होता है उसको हम ब्लटर्स कहते होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उनको ब्लटर्स कहा जाता है। तो जो आपके पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं ना बच्चे, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये ब्लटर्स होते हैं, मतलब इनका वेट गेन होता है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वाई देर इज गेन वेट, कि इनका जो वेट होता है वो गेन क्यों होता है इन ब्लू ब्लडर्स का, या जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं इनका वेट गेन क्यों होता है? चलिए ब्लू ब्लडर्स, ब्लू की तो समझ आती है, साइनोसिस की तो समझ आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उस पेशेंट के लंग्स के अंदर ट्रैप हो रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से साइनोसिस हो रही है, तो उसकी बॉडी ब्लू हो रही है। लेकिन इसका वेट क्यों गेन हो रहा है? आप में से कोई बता सकता है, इफ यू हैव एनी आइडिया? मेटाबॉलिक रेट की कमी की वजह से। मेटाबॉलिक रेट की कमी की वजह से? कैसे मेटाबॉलिक रेट इसका कैसे कम हो सकता है? साइनोसिस है, हाइपोक्सिया हुआ है, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो मेटाबॉलिक रेट कैसे होगा? ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक, आप कह रहे हैं कि सर मेटाबॉलिक रेट की वजह से इस पेशेंट के अंदर ना बस्ट ही हुई वेट, है। जी जी आप कह रहे हैं वेट गेन हो रहा है। लेकिन मैं आपको इसका इंटरेस्टेड फैक्ट बताता हूँ। इंटरेस्टेड फैक्ट ये होता है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होते हैं इनको प्रॉब्लम होती है डिस्निया की। क्या प्रॉब्लम होती है सर? डिस्निया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इनको प्रॉब्लम होता है, कि अगर वो थोड़ा सा भी चले ना तो इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या अगर वो थोड़ा सा भी काम करे ना तो इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, दे प्रेफर टू सिट डाउन। वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करती, क्योंकि उनको पता है मैं यह थोड़ा सा काम करूंगा मेरा सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये लोग क्या कहते हैं, भाई बैठे रहते हैं और दबा के खाना खाते रहते हैं साथ साथ। आप समझ रहे हो? क्योंकि डिसनिया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, अगर वो थोड़ा सा भी काम करें या थोड़ी सी भी एक्टिविटी करें, सो दीज पीपल प्रेफर टू सिट डाउन। और उस वो हमारे पास क्या करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को वो गेन कर लेते हैं, और खाते पीते तो रहते हैं लेकिन साथ एक्टिविटी नहीं करते। इस वजह से इसका जो वेट है वो हमें गेन नजर आता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ये हमारे पास जो एम्फीसीमा के पेशेंट्स है ना, पिंक पफर जिनको हम कहते हैं, ये पिंक पफर्स, ये सबसे पहले तो पिंक का क्या मतलब है कि अगर आप इसकी बॉडी को देखो ना तो आपको बॉडी इसकी पिंक कलर की या रेड कलर की नजर आएगी। नोटिस है यहाँ पर जो इसकी बॉडी है ये हमें पिंक कलर की नजर आ रही है। और इस पिंक कलर के नजर आने का वजह क्या होती है? इसका रीजन होता है सर हाइपोक्सीमिया, कि यहाँ पर हाइपोक्सीमिया है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने की वजह से वहां पर जो सेलुलर चेंजेस आती हैं वो सेलुलर चेंजेस कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स को रिलीज करती हैं दैट कैन काज द पिंकिशनेस, और दैट कैन काज द रेडिशनेस ऑफ द स्किन। तो ये हाइपोक्सीमिया की वजह से इसकी ना जो स्किन का कलर है वो इस वजह से चेंज हो रहा है। असल में इसके अलावा दूसरा जो काम होता है वो होता है वैजोकंस्ट्रिक्शन का भी। दूसरी, चूंकि ऑक्सीजन कम होती है ना तो इसकी जो स्किन की कैपिलरीज होती है ना वहां पर वैजोकंस्ट्रिक्शन होती है, और वैजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से एक दूसरा बात आपको बताऊं ना, तो जो इसकी कुछ ऑक्सीजन होती है वो ट्रैप हो जाती है कैपिलरीज के अंदर। जब वो ऑक्सीजन ट्रैप होती है ना तो ऑक्सीजन के ट्रैप होने की वजह से भी कैपिलरीज के अंदर जो इसकी स्किन होती है ना वो हमें पिंक कलर की नजर आती है। तो इसके पीछे काफी सारे जो मैकेनिज्म है ना वो बताए जा रहे हैं, लेकिन आपने एक सिंपल याद रखना, वो है हाइपोक्सीमिया। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो कुछ आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उन कैपिलरीज के अंदर ट्रैप हो जाती है। जब वो ट्रैप होती है तो ऑक्सीजन की वजह से जो इसका स्किन का कलर है वो हमें पिंक कलर का नजर आता है। जो ब्लू कलर नजर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नजर आता है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। और दूसरा क्या सर, पफर। ये लोग होते हैं पफ करते हैं, जैसे आपने देखा ना कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो पफिंग करते हैं अपने लिप्स की, इसी तरह ये लोग भी ना पफिंग करते हैं जब ये एक्सपायरेशन करते हैं। और चूंकि मैंने आपको बेसिक के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया था कि ये जो आपके पास एम्फीसीमा के पेशेंट्स होते हैं ये पफिंग क्यों करते हैं। असल में ये पफिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है ना वो कोलैप्स होने का रिस्क होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ना आहिस्ता आहिस्ता एयर को ना अपने लंग से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है
अगर वो स्पीड के साथ एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन करेंगे तो उसके लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसलिए एम्फीसीमा के पेशेंट क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायरेशन करते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायरेशन करने के लिए क्या करते हैं अपने लंग्स को परफ्यूज कर लेते हैं, अपने लंग को परफ्यू कर लेते हैं, मतलब उस तरह की वो शेप क्रिएट कर लेते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता एयर को अपने लंग्स से एक्सपायर करें। ठीक है ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। दूसरा जो उन्होंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं वो चले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहला डिफरेंस क्या लिखा है सर, इसके अंदर आपको स्वीयर कफ नजर आती है, इस पेशेंट के अंदर आपको लेबर्ड ब्रीथिंग नजर आती है। लेबर्ड ब्रीथिंग होता है भाई स्वीयर्ड ब्रीथिंग, जिसके अंदर जो पेशेंट होता है ना वो अपने काफी सारे मसल्स को यूज करता है, अपने नेक के मसल्स को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को, अपने डायाफ्राम को। और जब ये पेशेंट इतने ज्यादा मसल्स को यूज करेगा एयर को लंग से निकालने के लिए, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट इसकी इंक्रीज होगी, इसको ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी। जब इसको ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी तो जो ज्यादा एटीपी हमारे पास कंज्यूम होगी, और ज्यादा एटीपी कंज्यूम होने की वजह से इस पेशेंट का अगर आप वेट देखो तो इसका वेट भी लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि बेचारे को ज्यादा वर्क ऑफ ब्रीथिंग करना पड़ रहा है एयर को लंग से निकालने के लिए। तो जब वो ज्यादा वर्क ऑफ ब्रीथिंग करता है तो जो उसकी एटीपी यूटिलाइज हो जाती है और पेशेंट का जो वेट होता है वो वेट लॉस हो जाता है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। दूसरे नंबर सर ये ओवरवेट है, साइनोटिक है, ये हमारे पास ओल्डर होते हैं ज्यादातर और ज्यादा थिन होते हैं, ये बात होगी। तीसरे नंबर पर इस पेशेंट के अंदर पेरिफेरल एडीमा नजर आता है, मैं उसका आगे जाकर रीजन बताऊंगा कि पेशेंट के अंदर राइट हार्ट फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल एडीमा नजर आता है। इस पेशेंट के अंदर आपको बैरल चेस्ट नजर आती है, बैरल चेस्ट में मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि पेशेंट का एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके लंग्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं जिसकी वजह से बैरल चेस्ट आपको नजर आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नजर आती है एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स के अंदर। दूसरा सर यहाँ पर विजिंग है, मतलब कि वो जो विजलिंग वाला साउंड था, और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। ये सारी मैं अभी आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ये सारी बातें डिस्कस करता हूँ कि पेशेंट को अडीमा क्यों हो रहा है, विजिंग साउंड क्यों है, और बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स को। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं और ये थोड़ा सा इसके अंदर आपने जो डिफरेंस है वो याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर जो हमारे पास पेशेंट है ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, यहाँ जो हमारे पास पेशेंट है एम्फीसीमा का, इन पेशेंट्स के अंदर एक्चुअली में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वो ऑब्स्ट्रक्शन किस रीजन की वजह से हुई, मतलब ऐसा इनके लंग्स के अंदर क्या चेंजेस आई हैं कि इन लंग्स के अंदर मतलब ब्रोंकाइटिस हो गया या इन लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। जैसे मैंने हमने कल ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर पढ़ा था ना कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, या हमारे पास कार्टेजिनस सिंड्रोम का पेशेंट है, या कोई पेशेंट को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई पेशेंट हमारे पास स्मोकिंग करता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, म्यूकस एक्यूमुलेशन जैसे हमने करवाई थी। तो इसी तरह जो ब्रोंकाइटिस है ये पेशेंट के लंग्स के अंदर, यहाँ ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाइटिस का मतलब है ब्रोंक्यूल तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर किस तरह, ब्रोंक्यूल के अंदर किस तरह इन्फ्लेमेशन होती है वो यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने याद रखनी सर, एक पेशेंट है एंड दैट पेशेंट लव्स टू डू स्मोकिंग, वो पेशेंट हमारे पास ना बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। अब स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि स्मोकिंग की वजह से हमारे पास देयर आर thousands of carcinogens and there are thousands of the toxin molecules जो उस पेशेंट के लंग्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास धुआं ही होता है ना, स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, और उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, और वो कार्सिनोजेंस क्या करते हैं इस पेशेंट के लंग्स के अंदर जाते हैं। जब ये कार्सिनोजिन या जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं ये लंग्स के अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है बच्चों, तो थोड़ा सा ना मैं इसके लिए यहाँ पर ना आपके लिए डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। आपका यहाँ पर ये ब्रोंकाई है, मतलब इसको मैंने यहाँ से उठाया, इसको हम यहाँ पर उठा के जूम आउट कर रहे हैं कि ब्रोंकाई का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमने कई दफा यहाँ पर ड्रा भी किए हुए हैं। तो सबसे पहले सीलिएटेड सेल्स है हमारे पास सर यहाँ पर, उसके बाद नीचे मस्कुलर लेयर होती है, इसके नंबर 2 के ऊपर ये मस्कुलर लेयर, ठीक है, और सबसे बाहर कौन सी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर। अब मस्कुलर लेयर का काम तो जहां पर भी होती है वो स्मूथ मस्कुलर लेयर, उसका काम होता है ब्रोंक्यूल्स हैं तो ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रक्शन करवाना, एसोफेगस में तो एसोफेगस की कंस्ट्रक्शन करवाना, अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स में है तो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाना। तो ये मसल्स जहां पर भी प्रेजेंट होते हैं ये कंस्ट्रक्शन का काम परफॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का। तो ये जो मैंने आपके सामने ब्रोंकाई ड्रा किया है, इस ब्रोंकाई की भी कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये सीलिएटेड सेल्स हैं जो सबसे आगे होते हैं, ठीक है, ये सीलिएटेड कोलमनर सेल्स हैं,
जिसके ऊपर ये सीलिया लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर एक ये डायग्राम है, और इसमें से मैं पता क्या करता हूँ, ये जो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है ना, इसको हम जूम करते हैं। इसको जूम करने के बाद इसकी भी आगे मजीद लेयर्स होती हैं। सबसे आगे वाली लेयर होती है मिकोजल लेयर, जो सबसे नंबर 1 वाली लेयर है ना, इस लेयर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मिकोजल लेयर। इस मिकोजल लेयर के नीचे होती है सब मिकोजल लेयर। सब मिकोजल लेयर, सब मिकोजल लेयर के नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे फिर आपके पास मस्कुलर लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो नंबर 1 लेयर थी, उस लेयर को मैंने यहाँ पर जूम किया है, और हमने देखा कि सर नंबर 1 ये जो मिकोजा है ना, तो मिकोजा लेयर है, जिस ये ऊपर वाली ये मिकोजा लेयर होती है। इसको मैं अभी आपको बना के भी दिखाता हूँ। सबसे ऊपर वाली मिकोजा लेयर है, दूसरे सब मिकोजल है, और तीसरी हमारे पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर इसको हम यहाँ पर इस ये जो मैंने ब्लू से ड्रा की ना, इसकी मजीद 3 लेयर्स होती हैं। इन 3 लेयर्स को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर है म्यूकोजल, ठीक है। अब इससे नीचे है सब मिकोजल, और सब मिकोजल लेयर के अंदर बच्चे याद रखना है क्या प्रेजेंट होते हैं सर, गॉबलेट सेल्स होते हैं। और सबसे आउटर होती है कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर। ये मिकोजल लेयर है, जिसके अंदर ये देखो मिकोजा की प्रोडक्शन हो रही, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये सेल्स होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है जो सीलिएटेड सेल्स हैं, ये वाला, उसी लेयर को मैंने जूम किया। नंबर 2 के ऊपर है सब मिकोजल लेयर, और सब मिकोजल लेयर के अंदर क्या होते हैं सर, मिकोजल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ। ये है मिकोजल ग्लैंड्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर होते हैं गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स एंड द मिकोजल ग्लैंड। और सबसे आउटर लेयर कौन सी है सर, ये है स्ट्रॉन्ग बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्ट्रॉन्ग बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपके ना इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है इस ब्रोंकाई की। अब आपने कहानी समझनी है सर। कहानी इस तरह की है कि पेशेंट हमारे पास करता है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास सर ये कार्सिनोजेंस यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ रहे हैं। ये कार्सिनोजन यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ रहे हैं। जब ये कार्सिनोजन बार बार आएंगे ना बच्चे, तो ये हमारे पास इरिटेट करते हैं, या ये डिस्ट्रक्शन करवाते हैं आपके इस सीलिया की। बात हमने क्या बात की है कि जो स्मोकिंग की वजह से कार्सिनोजिन आपके लंग्स के अंदर जाते हैं, वो कार्सिनोजिन क्या करते हैं जाकर सर, वो हमारे पास इस ब्रोंकाई को इरिटेट करते हैं, और वो इरिटेट करके क्या कर देते हैं, सीलिया की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो नंबर 1 यहां पर याद रखना है, स्मोकिंग काज द smoking cause the destruction of cilia, destruction of cilia। और जब आपके पास सीलिया की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो सीलिया का फंक्शन क्या होता था सर, सीलिया का फंक्शन ये होता है कि जब बाहर से कोई आपके पास डस्ट पार्टिकल या कोई टॉक्सिन आता है ना, तो ये सीलिया क्या करते हैं, नीचे से मिकोजल ग्लैंड से मिकोजा को प्रोड्यूस करवा के ना, यहाँ पर जैसे मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ पर आपके पास म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और वो म्यूकस क्या करता है, आपके डस्ट पार्टिकल को या बैक्टीरिया को या टॉक्सिन को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो उसके बाद जो सीलिया होते हैं ना, ये देखो ये मेरे पास मिकोजा है, और इस मिकोजा के अंदर क्या ट्रैप हुआ है, इस मिकोजा के अंदर आपका डस्ट पार्टिकल या जो टॉक्सिन था वो यहाँ पर कैप्चर हुआ है। उसके बाद जो आपके सीलिया होते हैं, सीलिया क्या करेंगे, सीलिया इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ, ये सीलिया इसको पुश कर देंगे यहां से, लंग से सीलिया आपके म्यूकस को और डस्ट पार्टिकल को पुश करते हैं ऊपर की तरफ, ताकि हम उस डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया को या टॉक्सिन को क्या करें, अपने लंग से निकाल दें। ये सीलिया का फंक्शन होता है। और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्या सर, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। क्या कहा जाता है इस मैकेनिज्म को, जिसके अंदर सीलिया म्यूकोजल ग्लैंड्स की मदद से डस्ट पार्टिकल को पकड़ के उसको लंग से बाहर निकाल देता है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं म्यूकोसिलरी एस्केलेटर मैकेनिज्म। म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। और ये मैं बार बार म्यूकोसिलिया एस्केलेटर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर डिजीज के अंदर या स्मोकिंग की वजह से ये बेचारा आपका जो एस्केलेटर है ना, ये डैमेज होता है। अब ये तो है नॉर्मल फंक्शन, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल आया, आपके सीलिया ने पकड़ा, उसने म्यूकस को रिलीज करवाया, म्यूकस ने ये डस्ट पार्टिकल को पकड़ा, उसके बाद सीलिया ने पकड़ के उस म्यूकस को हमारे लंग से बाहर निकाल दिया, तो इसलिए हमें कोई भी डिजीज नहीं होती।
लेकिन जब एक बंदा कंटिन्यूसली स्मोकिंग करता है, क्या हुआ सर, एक पेशेंट कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग की वजह से क्या होगा सर, स्मोकिंग की वजह से उस पेशेंट के जो सीलिया है ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं, ये सीलिया उस पेशेंट के क्या हो जाते हैं सर, डैमेज हो जाते हैं। जब सीलिया डैमेज हो जाएंगे तो जो आपके डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, जो आपके टॉक्सिन्स आ रहे हैं, क्या ये सीलिया अब उन टॉक्सिन को आपके लंग से बाहर निकाल सकेंगे? मैं वो वाला सीलिया बनाता हूँ, वो वाला ब्रोंकाई बनाता हूँ जो स्मोकर है, ये एक पेशेंट जो स्मोकिंग कर रहे हैं, और उस स्मोकिंग वाले पेशेंट के आपको जो ब्रोंकाई है वो किस तरह के नजर आते हैं, उनके जो सीलिया होते हैं वो सीलिया डैमेज हो चुके होते हैं, सीलिया डैमेज हो चुके हैं। नीचे हमारे पास ये सब म्यूकोजल लेयर है, जिस सब म्यूकोजल लेयर के अंदर क्या पड़े हुए हैं सर, म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर म्यूकोजल ग्लैंड्स। अब दोबारा जब ये स्मोकिंग कर रहा है, इसके सीलिया डैमेज हो चुके हैं, ये बात याद रखना, स्मोकिंग की वजह से इसके जो सीलिया ना वो डैमेज हो चुके हैं। जब सीलिया डैमेज होंगे ना, अब दोबारा जब डस्ट पार्टिकल यहाँ पेशेंट स्मोकिंग करता है, ये दोबारा फिर टॉक्सिन्स आ गए, ये दोबारा फिर टॉक्सिन्स आ गए। अब ये टॉक्सिन क्या करेंगे, आपकी इस ब्रोंकाई को इरिटेट करेंगे, इस ब्रोंकाई के साथ लगेंगे और इसको इरिटेट करेंगे। जब आपका ब्रोंकाई इरिटेट होता है ना, जब ब्रोंकाई आपका इरिटेट होता है, तो इसकी इरिटेशन की वजह से जो नीचे म्यूकोजल ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, वो म्यूकस को प्रोड्यूस कर देते हैं, वो नीचे से म्यूकस को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जब यहाँ पर म्यूकोजल ग्लैंड म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये म्यूकस आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अकेमुलेट हो जाएगा, ये म्यूकस यहाँ पर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अकेमुलेट हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस को और डस्ट पार्टिकल को बाहर किसने निकालना था, सीलिया ने। अब वो सीलिया इस पेशेंट के ब्रोंकाई के अंदर है ही नहीं है। जब सीलिया इस पेशेंट के ब्रोंकाई के अंदर होगा नहीं और बार बार डस्ट पार्टिकल आएगा, वो आपके ब्रोंकाई को इरिटेट करेगा और म्यूकस की प्रोडक्शन करवाएगा, लेकिन ये जो म्यूकस है वो आपके लंग से बाहर नहीं जा रहा, तो ये म्यूकस क्या होगा, आपके ब्रोंकाई के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब ये म्यूकस ब्रोंकाई के अंदर डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। जब हमारे पास ये जो म्यूकस है वो आपसे बाहर नहीं जा रहा, और वो क्यों नहीं जा रहा, फिर दोबारा कहानी समझो, पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, सीलिया डैमेज है, जो सीलिया होते हैं वो म्यूकस को डस्ट पार्टिकल को बाहर या बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं। अब मेरे पास सीलिया नहीं है, तो वो आपके पास डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, आपके ब्रोंकाई को इरिटेट करेगा। जब वो इरिटेट करेगा तो हमारे जो म्यूकस ग्लैंड वो क्या करेंगे, म्यूकस की प्रोडक्शन करवा देंगे, लेकिन ये जो म्यूकस वो आपके लंग से बाहर नहीं निकल रहा, ये वहां पर डिपॉजिट 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 होता रहेगा। अब दूसरे नंबर पर ऊपर से बार बार पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, और बार बार स्मोकिंग की वजह से ऊपर से बार बार टॉक्सिन्स आ रहे हैं, लेकिन ये टॉक्सिन लंग से बाहर नहीं जा रहे। जब ये बाहर नहीं जाएंगे तो आपकी ये म्यूकोजल ग्लैंड्स को इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पेशेंट के जो म्यूकस ग्लैंड का नंबर है या जो म्यूकस ग्लैंड का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बेचारे म्यूकस ग्लैंड बार बार म्यूकस को प्रोड्यूस करें, क्योंकि बार बार ब्रोंकाई आपका इरिटेट हो रहा है। तो दो चीजें यहाँ पर हमारे पास हो जाती हैं, क्या सर, जो म्यूकोजल ग्लैंड है इनकी हाइपरट्रोफी और म्यूकोजल ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया। म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रोफी एक तो होगी, इनका ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरे नंबर इनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। और वो नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बार बार सर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो लंग से बाहर नहीं ना जा रहे, और जब वो लंग से बाहर नहीं जाएंगे तो वो क्या कर देंगे, हमारे पास म्यूकोजल ग्लैंड्स को इरिटेट करेंगे, म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, और ये म्यूकस आपके ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाएगा, अकेमुलेट हो जाएगा। और जब ये अकेमुलेट होगा तो अब मैं कह सकता हूँ कि सर, अगर यहाँ पर हम ब्यूटीफुल से लंग्स बनाए, ये लंग्स हैं आपके, आपके नहीं सॉरी, उस पेशेंट के जो क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं। अब ये स्मोकिंग वाले पेशेंट के लंग्स के अंदर क्या है, स्मोकिंग कर करके सीलिया डैमेज हो चुके हैं। जब स्मोकिंग कर करके सीलिया डैमेज होगा तो म्यूकस बाहर नहीं जाएगा, जब म्यूकस बाहर नहीं जाएगा तो म्यूकस आपके पास यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगा। जब म्यूकस डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से आप मुझे खुद बताएं कि क्या अब यहाँ से एयर आपके पास बाहर जा सकती है, क्या इस पेशेंट के जो एलोविलाई नीचे बने हुए हैं उन एलोविलाई से एयर बाहर जा सकती है, यहाँ से एयर बाहर जा सकती है, नहीं जाएगी सर एयर, यहाँ से एयर बाहर जा सकती है सर, नहीं जाएगी, क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर बाहर नहीं जाएगी, सो दिस एयर स्टार्टेड टू डिपॉजिट इनटू योर लंग्स एंड काज द एयर ट्रैपिंग एंड काज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और काज द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो ये हमारे पास असल में जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट है ना, उसके साथ होता है कि स्मोकिंग की वजह से सीलिया डैमेज होते हैं। सीलिया जब डैमेज होते हैं तो म्यूकस जो होता है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, वो लंग्स की ब्रोंकाई के अंदर डिपॉजिट हो जाता है।
जब वो डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से ब्रोंकाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो जो एयर होती है वो लंग से बाहर नहीं निकलती। जब वो बाहर नहीं निकलेगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी डिसीज हो जाएगी। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं कि सर एम्फीसीमा, कि एम्फीसीमा वाले पेशेंट के अंदर जो एयर की ट्रैपिंग है वो किस तरह होगी, क्योंकि आपने ऊपर तो बता दिया। चलें ऊपर मैं एक दफा फिर यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये अगर आपका ब्रोंकाई, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंकाई, ये आपका है एलोविलाई। अब ऊपर वाला जो पेशेंट है ना ब्रोंकाइटिस वाला, इसके अंदर मैं आपको बताऊं ना क्या हो रहा है। ये देखो ब्रोंकाई एलोविलाई की साइडों की तरफ क्या होता है, एलोविलाई की साइडों की तरफ कैपिलरीज होती हैं। और ये आपके ब्रोंकाई के अंदर क्या है सर, ये ब्रोंकाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ये म्यूकस इकट्ठा हो गया। जब ये म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगा, अब आप मुझे खुद बताएं कि जो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आई है आपके कैपिलरी से, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी सर, नहीं जाएगी। जब ये बाहर नहीं जाएगी तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैपनिया पेशेंट होता है। और बाहर ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आ रही तो इस पेशेंट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। तो यहाँ पर दो कंडीशन चले, इसके साथ ही लिख रहे हैं। क्या होता है सर, हाइपोक्सीमिया पेशेंट को होता है कि उसके जो ब्लड सर्कुलेशन वहां पर ऑक्सीजन कम होती है, और दूसरा पेशेंट को होता है हाइपर कैपनिया। और ये क्यों हो रहा है मैंने उसका आपको रीजन बता दिए। ठीक हो गया जी। तो ये आपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर एम्फीसीमा, कि सर एम्फीसीमा में क्या कहानी होती है, ये एम्फीसीमा में किस तरह ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होती है, जरा ये भी बता दें। देखें सबसे पहले तो बच्चे एम्फीसीमा की होती हैं दो टाइप्स। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द एम्फीसीमा। एक एम्फीसीमा होता है आपके पास सेंट्री लोबार एम्फीसीमा, एक होता है सेंट्री लोब्यूलर एम्फीसीमा, और दूसरा हमारे पास होता है पैनलोब्यूलर एम्फीसीमा। अब ये जो दोनों टाइप्स है ना एम्फीसीमा की, इन दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है ना वो डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराता हूँ कि सेंट्री लोबार के अंदर एम्फीसीमा किस तरह डेवलप होता है। ठीक है, सबसे पहले ना आप इसको देख लो कि जो एम्फीसीमा है ना इसमें इस पेशेंट के अंदर असल में होता क्या है, वो फिर किस तरह डेवलप होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये है आपकी एलोविलाई, ये क्या है, एलोविलाई है, और ये इसके ऊपर क्या है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है, और ये है आपकी एलोविलाई। अब बच्चों जो एलोविलाई होती है ना, इसकी साइडों की तरफ हमारे पास जो इसकी लेयर होती है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है सर, इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है यहाँ पर। अब इस इलास्टिन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये इलास्टिन प्रोटीन आपके एलोविलाई और जो ब्रोंक्यूल्स है ना इनको कोलैप्स नहीं होने देती। ये क्या नहीं होने देती सर, इनको कोलैप्स नहीं होने देती। कौन कोलैप्स नहीं होने देती सर, ये हमारे पास जो इलास्टिन प्रोटीन होती है जो ब्रोंकाई की वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये इनको कोलैप्स नहीं होने देती, मतलब इस तरह। अब आपको पता है जब आपके लंग्स एक्सपायर करते हैं, हम एयर को जब लंग्स से बाहर निकालते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके कोलैप्स होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो नॉर्मली हमारे लंग्स फिर कोलैप्स क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई आपके लंग्स के अंदर ये इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हर एलोविलाई के ऊपर, हर ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो इलास्टिन प्रोटीन है ना ये प्रेजेंट होती है, और ये इलास्टिन प्रोटीन आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल और एलोविलाई को कोलैप्स नहीं होने देती, ये इनको कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक है बच्चे। अब दूसरे नंबर पर सर अगर, और इस इलास्टिन प्रोटीन को ना हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं इलास्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं सर, इलास्टेज। ये जो इलास्टेज होता है ना, ये क्या करता होता है, आपकी इस इलास्टिन प्रोटीन ना डिस्ट्रक्शन करवाता होता है। इलास्टेज एंजाइम क्या करता है सर, इलास्टिन प्रोटीन की ना ये डिस्ट्रक्शन करवाता है। लेट्स सपोज अगर ये इलास्टिन इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन करवा दे, मैं लेट्स सपोज यहाँ से डिस्ट्रक्शन करवा दे इलास्टिन की, यहाँ से डिस्ट्रक्शन करवा दे, यहाँ से डिस्ट्रक्शन करवा दे, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो आपका जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ना, ये ऊपर से कोलैप्सिंग का रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और आपके ये जो एलोविलाई होते हैं, ये एलोविलाई आपके वीक करके ना ये डायलेट हो जाते हैं जब इनके अंदर ना एयर कोलैप्स करती है, जो एयर ट्रैप होती है इसके अंदर। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सर
जो एलोविलाई होता है इसकी साइडों में इलास्टिन प्रोटीन होती है और वो इलास्टिन प्रोटीन आपके एलोविलाई को कोलैप्स नहीं होने देती। और इस इलास्टिन प्रोटीन की जो अक्सर डिस्ट्रक्शन कराते हैं वो आपका इलास्टेज एंजाइम होता है। लेकिन इस एंजाइम का भी हमने क्या किया हुआ है, इसका बंदोबस्त हमने किया हुआ है। वो बंदोबस्त हमने कैसे किया है कि जो आपका ब्यूटीफुल लीवर है, वो लीवर क्या करता है, एंटी ट्रिप्सिन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर मैं लीवर बना लेता हूँ। लीवर आपके पास क्या करेगा सर, लीवर है सर रिलीज करता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन। और ये जो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन होती है ना, ट्रिप्सिन प्रोटीन जो आपके लीवर से प्रोड्यूस होती है, ये क्या करती है, इस इलास्टेज को ना इसकी औकात में रखती है। मतलब इस इलास्टेज को ना ये इनहिबिट करके रखती है, इसको पकड़ के रखती है ये अल्फा 1 जो एंटी ट्रिप्सिन होती है। इसलिए नॉर्मली आपके लंग्स कोलैप्स नहीं होते, नॉर्मली आपके इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो इलास्टेज एंजाइम है जो इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन करवाता है ना, उसका हमने बंदोबस्त किया हुआ है। आपका लीवर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है और ये जो प्रोटीन होती है ये इलास्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके रखती है। जब इलास्टिन इनहिबिट रहता है तो इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन नहीं होती। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं कि सर अगर किसी रीजन की वजह से या तो आपका जो इलास्टिन एंजाइम है इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए तो इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। क्योंकि जो एम्फीसीमा का पेशेंट है ना बच्चों, एम्फीसीमा वाले पेशेंट के अंदर असल में जो काम खराब होता है ना वो उसकी इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन होती है। देखिए मैं लेट्स सपोज आपको कहता हूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ पर मैंने एलोविलाई ड्रॉ की हुई ना, इस एलोविलाई को थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। ये है आपकी एलोविलाई, ठीक हो गया जी। और अब मैं वो वाली एलोविलाई ड्रॉ करने लगा हूँ जिसके अंदर क्या है, इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन होने लगी है। जिसके अंदर इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन मतलब इलास्टेज एंजाइम ज्यादा हुआ और वो इलास्टेज एंजाइम इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन करता है, लेट्स सपोज। और डिस्ट्रक्शन के बाद अब आपकी जो इलास्टिन है वो इस तरह की है जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आपके इलास्टिन प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो अब आपने मुझे खुद बताना है कि जब आप एक्सपायरेशन करोगे, जब आप एक्सलेशन करोगे तो इस पेशेंट के ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ये ब्रोंक्यूल्स क्या कर जाते हैं, आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स ऊपर से कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनको कोलैप्स से बचाने के लिए हमारे पास प्रोटीन थी इलास्टिन, और उस इलास्टिन प्रोटीन की किसी भी रीजन की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ये ऊपर से हमारे पास जो ब्रोंकाई है वो आपके पास कोलैप्स हो जाएंगे। ये आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है। और अगर इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन है तो जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। जब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपके पास कोलैप्स कर जाएंगे तो क्या यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है अब आपकी एलोविलाई से बाहर जा सकती है? सर नहीं जा सकती। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या वो एयर आपके लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी। जब वो लंग्स में ट्रैप हो जाएगी सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द एम्फीसीमा। इट कैन लीड टुवर्ड्स द एम्फीसीमा। इट कैन लीड टुवर्ड्स द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। जिसके अंदर क्या हो रहा है सर, जो एयर है वो एयर हमारे पास लंग्स में ट्रैप हो रही है। तो यहाँ पर भी ट्रैप हो रही है क्योंकि ऊपर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या कर रहे हैं सर, वो कोलैप्स हो गए और अब एयर यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ये थी पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास इसकी एम्फीसीमा की। और दूसरा बच्चे जो काम होता है ना, अगर आप देखो ना तो एलोविलाई, ये इस एलोविलाई के ऊपर भी जो इलास्टिन थी ना उसकी भी अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो इलास्टिन ये आपका एलोविलाई होता है ना ये डायलेट कर जाता है। ये आपका एलोविलाई डायलेट कर जाता है क्योंकि इसके अंदर एयर वीक हो गया है ना, ऊपर से इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन हुई तो एलोविलाई वीक हो गया। जब ये वीक होगा और इसमें एयर ट्रैप कर गई तो ये आपका डायलेट कर जाता है। तो इसलिए हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक ऊपर जो ब्रोंकाई है वो आपके पास डिस्ट्रक्टेड है इस तरह, वो हमारे पास कोलैप्स पड़ा हुआ बेचारा। और दूसरे नंबर क्या हो रहा है कि जो एलोविलाई है, एलोविलाई हमारे पास डायलेट हो गया। क्यों डायलेट हो गया? क्योंकि जो इसकी लेयर थी, जो इसकी वॉल थी, जो इलास्टिन थी, उसकी डिस्ट्रक्शन होगी और जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अक्यूमुलेट होगी तो आपका जो एलोविलाई है वो क्या कर जाएगा सर, डायलेट कर जाएगा। तो ऊपर आपने इसको कोलैप्स लिखना है रिस्पायरेटरी को, और नीचे आपने इसको लिखना है डायलेट। तो जब ये आपके पास डायलेट करके, तो मैंने आपको कहा है ना कि ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही है और इस पेशेंट के जो लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाते हैं, जो मैंने आपको इस एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स के अंदर बताया। ठीक है, अब सर क्वेश्चन ये है कि इस इलास्टिन की जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे हो रही है। मैंने आपको बताया इलास्टिन एंजाइम जब ज्यादा होता है ना तो ये इसकी डिस्ट्रक्शन करवाता है। बच्चों बात जरा आपने समझनी है,
अगर कोई पेशेंट करता है ना स्मोकिंग, जैसे सबसे पहले मैं आपको रीजन बताने लगा सेंट्री लोबार एम्फीसीमा की, ये है सेंट्री लोबार एम्फीसीमा जिसको मैं सीई कह रहा हूँ। ये सेंट्री लोबार एम्फीसीमा में पता क्या होता है, पेशेंट आपके पास करता है स्मोकिंग, पेशेंट क्या करता है सर, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग की वजह से पता क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं ना, ये न्यूट्रोफिल सेल्स आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं, ये न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। बच्चे आपके जो न्यूट्रोफिल सेल्स है ना ये स्टिमुलेट होते हैं, मैं यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स का नाम भी लिख देता हूँ। और जब न्यूट्रोफिल्स स्टिमुलेट होंगे बच्चों, ये क्या करते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इलास्टेज एंजाइम। तो जब न्यूट्रोफिल्स आपके पास स्टिमुलेट होते हैं तो वो इलास्टेज एंजाइम की जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, और जब इलास्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन ज्यादा होगी इलास्टेज इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन करवाएगा, जब इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन करवाएगा तो आपका ब्रोंकाई क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि एम्फीसीमा वाले पेशेंट के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है और उस पेशेंट के अंदर एम्फीसीमा भी हो सकता है, लेकिन जो दोनों की पैथोफिजियोलॉजी है ना बच्चे वो चेंज है। ऊपर वाले सीन के अंदर क्या हो रहा था, ऊपर वाले के अंदर स्मोकिंग ने किया था सीलिया को डैमेज, यहाँ पर स्मोकिंग आपके न्यूट्रोफिल्स को डैमेज कर रही है, मतलब न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर रही है। जब स्मोकिंग न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करगी वो इलास्टिन की प्रोडक्शन ज्यादा करवाते हैं, जब सॉरी इलास्टेज की प्रोडक्शन ज्यादा करवाएंगे, जब इलास्टेज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन होगी, जब इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन होगी तो आपका ब्रोंकाई कोलैप्स कर जाएगा एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द एयर ट्रैपिंग। दूसरा नंबर पर ये होता है आपका जो सेंट्री लोबार एम्फीसीमा होता है, मतलब कि जो आपके लंग्स का ऊपर वाला लोब होता है ना, ये ऊपर वाला लोब ज्यादातर स्मोकिंग की वजह से ना जो अपर लोब होता है ना ये इफेक्ट होता है, और इसको हम कहते हैं सेंट्री लोबार एम्फीसीमा। याद रखिएगा हमेशा स्मोकिंग की वजह से अगर आपको एम्फीसीमा हो अगर स्मोकिंग की वजह से, तो वो उस पेशेंट का जो अपर लोब होता है ना, उस पेशेंट के अपर लोब के अंदर एम्फीसीमा होगा। अगर पेशेंट के अंदर लीवर फेलियर की वजह से या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, तो अगर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की क्या हो जाती है सर, डेफिशिएंसी है, मतलब बंदे के अंदर ये प्रोड्यूस ही ना हो। जैसे कि अगर यंग पेशेंट आ रहे हैं ना आपके पास, तो यंग पेशेंट्स के अंदर अगर एम्फीसीमा है तो वो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से ज्यादा होते हैं, क्योंकि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या करता होता है, इलास्टेज को इनहिबिट करता है। तो अगर जब आपके पास अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आपके पास इलास्टेज क्या करेगा, वो इनहिबिट नहीं होगा, वो इलास्टिन की डिस्ट्रक्शन करवा देता है। ठीक है, तो अक्सर जो हमारे पास पेशेंट होते हैं ना लीवर सिरोसिस के, या जिनके अंदर लीवर का डैमेज हो जाता है, या जिन लोगों के अंदर कंजेनिटली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर वो पेशेंट यंग एज के साथ प्रेजेंट करते हैं एम्फीसीमा के सिम्टम के साथ। तो इस पेशेंट के कौन सा एम्फीसीमा होता है, इस पेशेंट में आपके पास जो एम्फीसीमा होता है इसको हम कहते हैं पैन लोब्यूलर एम्फीसीमा, मतलब कि इस पेशेंट के लोअर लोब के अंदर आपको एम्फीसीमा नजर आएगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से कहां पर एम्फीसीमा नजर आएगा आपको, सर लोअर लोब के अंदर, यहाँ पर। स्मोकिंग की वजह से अगर एम्फीसीमा है तो वो कहां पर नजर आता है, ज्यादातर वो आपको अपर लोब के अंदर नजर आता है। वैसे इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों अफीफा स्मोकिंग की वजह से अपर लोब के अंदर क्यों हो रहा है? सर जो कार्सिनोजेंस हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं स्मोक के, वो अपर पार्ट में ही रह जाते हैं, लोअर पार्ट में नहीं जाते। हाँ, क्योंकि जो एयर होती है ना, एयर हमेशा अपर साइड की तरफ मूव करती होती है, तो जैसे आपके पास इस लंग्स के अंदर एयर आई ना, तो उस लेयर ने क्या किया, वो ऊपर की तरफ, जिसके अंदर कार्सिनोजिन थे वो ऊपर की तरफ चल गया, क्योंकि वो लाइट इन वेट थी, उसकी डेंसिटी कम थी उन कार्सिनोजिन की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ चले गए। और जो हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन होती है ना, वो यहाँ पर नीचे बेहतर होती है, यहाँ पर नीचे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आना वो सबसे पहले नीचे वाले लोब्स के अंदर आता है। तो जब नीचे वाले लोब्स के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो सबसे पहले पेशेंट का जो लोअर लोब है बच्चे ये इफेक्ट होता है, जिसको हम पैन लोबार एम्फीसीमा कहते हैं, और ऊपर वाले को हम सेंट्री लोबार एम्फीसीमा कहते हैं। ठीक है जी, तो आई होप सो कि आप लोगों को सिगरेट की वजह से क्यों एम्फीसीमा होता है वो भी समझ आ गए, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन या लिवर सिरोसिस की वजह से पेशेंट को एम्फीसीमा क्यों होता है वो भी आपको समझ आ गया, और इसके अंदर ब्रोंकाई कोलैप्स करते हैं और एलोवाई डायलेट कर जाते हैं। जब एलोवाई डायलेट करते हैं इस पेशेंट का जो पूरा लंग होता है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इस पेशेंट के अंदर बैरल चेस्ट भी नजर आता है। ठीक है, तो आई होप सो ये ब्यूटीफुल जो पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस की है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इन पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स क्या आती हैं। अब इसको जरा वाइंड अप करते हैं।
कि इन पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स क्या आती हैं। तो सबसे पहले अगर पेशेंट हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो उस पेशेंट के अंदर बच्चे सीवियर, अब सिम्टम लिखते जाएं, सीवियर प्रोडक्टिव कफ आपको नजर आएगी, सीवियर प्रोडक्टिव कफ नजर आती है सर। दूसरे नंबर पर ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है डिस्निया के साथ। किसके साथ प्रेजेंट करता है? डिस्निया के साथ। अब देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होती है, क्यों अफीफा इन पेशेंट्स के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होती है, जरा जल्दी जल्दी बताएं स्टूडेंट्स को। सर क्योंकि जो ऑक्सीजन एयर है वो ऑलरेडी ट्रैप हुई है, तो शॉर्टनेस ऑफ इसलिए ब्रेथ सांस क्यों होती है? जो नहीं है, न्यू एयर है वो अंदर नहीं आएगी क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो ऑलरेडी ज्यादा हुआ है। तो इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, उसकी वजह से तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया काज करेगा, फिर हाइपरकैप्निया रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेगा, हाइपरवेंटिलेशन होगी ऐसे। मैडम ऐसे बताएं ना कि सर क्या हो रहा है कि हमारे पास पेशेंट के अंदर अगर ये एलोविलाई है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो प्रॉपरली एयर है वो लंग्स के अंदर नहीं आ रही, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर नहीं आ रही, जिसकी वजह से पेशेंट को दो सिम्टम्स डिवेलप हो रही हैं। कौन सी दो सिम्टम्स डिवेलप हो रही हैं सर? हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया। और जब हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया डिवेलप होता है, देखो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही और जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली अंदर नहीं आ रही, तो दो कंडीशंस डेवलप होती हैं इसकी वजह से। क्या? एक सर पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया होता है और दूसरे नंबर पे पेशेंट में होता है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का मतलब है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और जब बच्चों ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ब्रेन के अंदर जाके मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करती है। जब रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है? इंक्रीज द रिस्पायरेटरी रेट। तो वो रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है और इसी तरह पेशेंट के अंदर आपको डिस्निया, मतलब ऐसी डिस्निया का क्या मतलब होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऐसे होता है। तो ये रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने और ऑक्सीजन के कम होने की वजह से। ठीक है जी। तो जो दूसरी सिम्टम है सर वो हमारे पास है डिस्निया की। तीसरे नंबर पर जो पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है सर, मैं पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सिम्टम लिखवा रहा हूँ। और जो इस पेशेंट के अंदर बच्चों प्रोडक्टिव कफ है ना, इसका क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बेसिक के अंदर पढ़ाया था। ये क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट के अंदर ना 3 मंथ्स तक सिम्टम होनी चाहिए और ये सिम्टम उस पेशेंट को 2 साल तक होनी चाहिए। मतलब कि 2024 में भी उसको 3 महीने प्रोडक्टिव कफ आती रही है और 2025 में भी उसको 3 महीने कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव कफ आती रही है। सो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, डिस्निया हो गया, ब्रोंकाइटिस। और तीसरे नंबर पर वेट गेन। सर इस पेशेंट के अंदर हमें वेट गेन नजर आ सकता है और वेट गेन का मैंने आपको रीजन बताया क्योंकि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो वो पेशेंट काम करने से ज्यादा हिचकिचाता है, मेटाबॉलिक डिमांड वो उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर में वेट गेन नजर आता है। जी जी, ये वो जो मैंने आपको बताया था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट की कमी की वजह से क्योंकि हाइपोक्सिया हुआ है, क्या ये सही है? मैडम वही तो बात हो रही है ना। देखो वो जब काम नहीं करेगा तो उसकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट ही तो कम हो रही है ना, एटीपी की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो वो जो उसकी कैलोरीज हैं वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो जो उसके फैट्स हैं, जो उसकी प्रोटीन्स हैं, जो उसके लिपिड्स हैं वो डिपोजिट हो रहे हैं, उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो वो बिल्कुल उसी को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हम उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर वेट गेन है और इस पेशेंट के अंदर आपको नजर आता है नमोनिया। अब नमोनिया क्या होता है सर? नमोनिया होता है लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन। और इस पेशेंट को नमोनिया क्यों होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को? क्योंकि सर आपको पता है कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारे पास यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, जो मेरा म्यूकोसिलरी एस्केलेटर है वो काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं किसी बैक्टीरिया को एक्सेल करके लंग्स में ले जाऊंगा तो मैं उसको बाहर नहीं निकालता, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? फिर अपनी वहां पर लंग्स के अंदर कॉलोनी बनाता है। ये खतरनाक सा जो बैक्टीरिया है, ये दज्जाल की शक्ल वाला जो बैक्टीरिया है, ये आपके लंग्स के अंदर जाएगा और जब आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि आपका सीलिया डैमेज है, तो ये क्या करेगा? वहां पर अपनी कॉलोनी बनाएगा और जब ये कॉलोनी बनाएगा इट स्टार्टेड टू इन्फेक्ट योर ब्यूटीफुल लंग पैरेंकाइम। ठीक है जी। तो इस पेशेंट के अंदर आपको नमोनिया भी नजर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर और क्या सिम्टम नजर आ सकते हैं। और नमूनिया देखो इस पेशेंट में भी नजर आ सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वाले पेशेंट में भी और एम्फीसीमा वाले पेशेंट में भी नजर आता है। और मोस्टली जो सिम्टम है ना इनकी सिमिलर ही है, सिर्फ एक दो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। डिस्निया को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी होता है, एम्फीसीमा में भी होता है।
निमोनिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी हो सकता है, एम्फीसीमा में भी हो सकता है। जो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ है ना, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में होती है, एम्फीसीमा वाले पेशेंट में वो इतनी को प्रोडक्टिव कफ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट सर और सिम्टम क्या हो सकती है बच्चों? आपको इस पेशेंट के अंदर ना, अगर मैं कहूँ पेरिफेरल एडिमा नजर आ सकता है। अब हमें अफीफा बताएगी कि सर इस पेशेंट के अंदर आपको एडिमा कैसे नजर आ सकता है। हाँ सर जी, जो एयर है वो ट्रैप हो रही है। ओके, ठीक है, अब हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट हार्ट फेलियर होगा, राइट हार्ट फेलियर की वजह से जो ब्लड एब्लैक्शन करेगा वो सुपीरियर वेना केवा से पीछे इंफीरियर वेना केवा फिर पेरिफेरल। वेरी गुड। कि जैसे कि डॉक्टर अफीफा ने हमारे साथ अपना ब्रिलियंट नॉलेज शेयर किया है, वो कह रही है कि सर इस पेशेंट के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपने कहा हाइपोक्सीमिया है इस पेशेंट के अंदर, मतलब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक निकलती है ना, जो आगे जाके पल्मोनरी आर्टरीज बनाती हैं, और वो पल्मोनरी आर्टरीज आपके लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। अब हुआ क्या है, मुझे आपने खुद बताना है। इसकी इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, ये कम है, क्योंकि पेशेंट हाइपोक्सीमिया का है ना। तो जब आपके पास पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी की क्या हो जाती है सर? वैजो कंस्ट्रिक्शन। हाँ जी, यहाँ पर वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब यहाँ पर वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा हमारे पास सर? देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एरिया कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मतलब इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी तो आपके राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ता है। आपका राइट वेंट्रिकल 6 महीने ज्यादा काम करेगा, 1 साल ज्यादा काम करेगा। इसका क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी। और इसके अंदर हाइपरट्रॉफी के साथ हमारे पास राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। जब इस पेशेंट के अंदर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है, राइट साइड का, राइट वेंट्रिकल का और राइट एट्रियम का, तो ऊपर से जो सुपीरियर वेना केवा सॉरी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आपके पास लंग्स सॉरी हार्ट में जाना था, अब वो लंग्स नहीं जाएगा। वो जो ब्लड है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर राइट फेलियर है, राइट हार्ट फेलियर है। और मैंने आपको बताया हुआ है, हाँ जी, राइट हार्ट फेलियर होगा तो कौन सी सिम्टम आती हैं? जल्दी जल्दी बता दें जरा आप मुझे। राइट हार्ट सर फेलियर होगा, पहले हाँ जी, सर जब राइट, सिस्टमिक सिम्टम्स आएंगी। हाँ जी सर, जब राइट हार्ट फेलियर होता है तो पेशेंट को सिस्टेमिक सिम्टम आती है, मतलब पेरिफेरल एडिमा, असाइटस, नटमेग लीवर, जोगुलर वीनस डिस्टेंशन। तो आपने जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर लिखनी है ना, आपको इस पेशेंट के अंदर जोगुलर वीनस डिस्टेंशन भी नजर आती है, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड है ना वो आगे नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इस पेशेंट के अंदर जो जेवीपी है वो रेज हो जाती है, जिसको हम जोगुलर वीनस डिस्टेंशन कहते हैं, तो आपको जेवीडी भी मिल सकती है। और अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो पेशेंट को पल्मोनी सिम्टम्स आती है। तो ये रीजन होता है कि आपको इस पेशेंट के अंदर जो पेरिफेरल एडिमा मिल रहा है उसका रीजन राइट हार्ट फेलियर होता है। ठीक है सर, इसके अलावा कोई और सिम्टम भी नजर आ सकती हैं? इसके अलावा सिम्टम आपको नजर आती है, हाँ जी, पेशेंट में है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मतलब कि सर उस पेशेंट के ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है कम। अब ये जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है, बाजरा आपने नम्रा, डॉक्टर नम्रा आपने बाजरा सुननी है। जब आपके पास कम ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी ब्यूटीफुल किडनी के पास जाएगा तो किडनी क्या करेगी? मैंने आपको बताया आपके जो दो ऑर्गन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। एक आपकी जो किडनी होती है ये ऑक्सीजन से बड़ी सेंसिटिव होती है, और दूसरा जो आपकी आई का रेटिना होता है वो ऑक्सीजन से बड़ा सेंसिटिव होता है। थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होगी तो ये उसी टाइम रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देंगे। लेट्स सपोज अब कम ऑक्सीजन वाला ब्लड ना आपकी किडनी की तरफ जा रहा है। जब हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया या लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी किडनी की तरफ जाता है ना, तो किडनी सोचती है कि शायद ना इसके पास जो ये ऑक्सीजन नहीं ना मेरे टिश्यूज को दे रहा, लगता है इसके पास रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी है। तो आपकी किडनी क्या करेगी? हाँ जी, आपकी किडनी क्या करेगी? एरिथ्रोपोइटिन, जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन, या जो एरिथ्रोपोइटिन एंजाइम है इसकी प्रोडक्शन करवाएगी। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता होता है सर? एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास जाएगा ब्यूटीफुल बोन मैरो के पास, और बोन मैरो को कहेगा कम ऑन बोन मैरो प्लीज मेक सम रेड ब्लड सेल फॉर अस। तो आपकी जो बोन मैरो है वो क्या करेगी? बोन मैरो विल इंक्रीज द एरिथ्रोपोइसिस मैकेनिज्म एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। और अगर रेड ब्लड सेल की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते होते हैं सर? पॉलीसाइथीमिया। और यहाँ पर आपको नजर आता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया।
कि मतलब पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है और पेशेंट के अंदर आपको पॉलीसाइथीमिया भी नजर आता है सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर, चाहे वो एम्फीसीमा है चाहे वो हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, दोनों के अंदर ये चीजें आपको नजर आती हैं। बात आप समझ रहे हो। तीसरा जो लास्ट है वो आपने याद रखना कि अगर पेशेंट एम्फीसीमा का तो उसके अंदर आपको जो वेट है वो वेट लॉस मिल सकता है, वेट पेशेंट का हमें लॉस मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है। वो सीवियर प्रोडक्टिव कफ है, वो डिस्निया है, वो वेट गेन है, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, जेवीपी रेज हो सकती है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट के अंदर पॉलीसाइथीमिया हो सकता है और पेशेंट का जो वेट है वो लॉस हो सकता है। ठीक है जी, और ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। दीज आर द सिम्टम्स। लेकिन अगर थोड़ी सी मेरे पास स्पेस है तो एक दो मैं चीज और लिखना चाहता हूँ, चले वो आगे मैं लिख दूंगा, डायग्नोज के अंदर लिख दूंगा। तो बच्चों अब ये सिम्टम के साथ ना पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। असल मैंने इसका फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना था कि जब आप इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे ना तो आपको वीजिंग, जो वीजिंग साउंड है ना वो सुनाई देता होता है, वीजिंग साउंड आपको इस पेशेंट के अंदर सुनाई देगा, वो मैंने चीज लिखनी थी तो वो आप ना वहां पर लिख लें कहीं पर। अब सर पेशेंट के अंदर सिम्टम है, मुझे लग रहा है इस पेशेंट के अंदर ना सीओपीडी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ इस पेशेंट का, मैं इसके लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस को यूज करूंगा और उन इन्वेस्टिगेशंस को यूज करके मैं इस पेशेंट का डायग्नोज बनाऊंगा। सर कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम इस पेशेंट के अंदर यूज करते हैं, तो बेस्ट इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है ना, बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट आपने इस पेशेंट के अंदर कराना जो सबसे बेहतरीन है वो है पीएफटी, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि ज्यादातर आप पीएफटी ही करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर आप क्या करते हो, FEV1 को देखते हो, सॉरी FEV1 बटा FVC, ठीक है, इन दोनों की आप रेशियो देखते होते हो। तो इस पेशेंट के अंदर अगर आपको रेशियो 70% से कम मिल रही है, इसका मतलब पेशेंट हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का हो सकता है। ठीक है, तो पहला आपने जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट करना होता है वो हमारे पास क्या है, वो डेट इज अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपने इस पेशेंट का करना है चेस्ट एक्सरे। दूसरी इन्वेस्टिगेशन क्या है, चेस्ट एक्सरे आपने इस पेशेंट के अंदर करना है। जब आप इस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करोगे ना तो बच्चों आपको वहां पर दो चीजें मिल सकेंगी, लेट मी शो यू। ये इस पेशेंट का है एक्सरे जो आपके पास सीओपीडी वाला पेशेंट है। तो अगर इसका आप एक्सरे देखो ना तो दो चीजें आपने स्पेसिफिकली याद रखनी है। पहली है कि आपको एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो ज्यादा मिल रहा है, ये देखो, जिसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट में बैरल चेस्ट नजर आती है। जो एम्फीसीमा वाला पेशेंट होता है ना उसमें हमें बैरल चेस्ट नजर आती है कि जो उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है ना वो ज्यादा, नॉर्मली इतना ज्यादा डायमीटर नहीं है। तो ये मुझे क्या बता रही है कि सर इस पेशेंट के जो लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं, वो हाइपर इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आप यहां पर देखो जो आपका एंटीरियर अप्रोच है एक्सरे की, तो इसके अंदर भी आपको ये बहुत ज्यादा ब्लैकिश नजर आ रहा है ना, देखो बच्चों कितना ब्लैकिश नजर आता है। नॉर्मल एक्सरे इतना ज्यादा ब्लैकिश नहीं होता, अगर ये बहुत ज्यादा ब्लैकिश है तो इसका मतलब है इस पेशेंट के अंदर एयर ट्रैप हो गई है और ट्रैपिंग की वजह से हमें ये बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपने ये दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो तीसरी इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे पास ABG, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो जाहिर बात है आपको पता है ABG के अंदर क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा मिलेगी और पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो पेशेंट के अंदर हमें मिलेगी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। क्या मिलेगी हमें ABG के ऊपर, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, या अगर मैं जिसको सिंपल लिखूं कि आपको इस पेशेंट के अंदर जो पीएच है वो डिक्रीज मिलेगी। कितना डिक्रीज मिलेगी पीएच आपको, 7.1 से कम पीएच आपको इस पेशेंट के अंदर मिलेगी जो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस पेशेंट के अंदर ट्रैप कर गई। एक चीज अगर आप ऊपर मैंने बताना भूल गया हूँ कि जो इसका एक्सरे है वो यहाँ पर मेरी नजर पड़ी है, इसके एक्सरे आप यहाँ पर अगर देखोगे ना तो इसका डायफ्राम आपको फ्लैट नजर आता है, क्योंकि ऊपर से लंग्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं तो जो नीचे डायफ्राम होता है ना वो भी फ्लैट आपको नजर आता है। तो तीन चीजें आपने लिखनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट का डायमीटर ज्यादा जिसको हम बैरल चेस्ट कहते हैं। सर एंटीरियर अप्रोच के ऊपर हमें बहुत ज्यादा डेंसिटी नजर आती है ब्लैकिश शेयर की, और जो नीचे डायफ्राम होता है वो हमें फ्लैट नजर आता है, तो वो पेशेंट आपका सीओपीडी का हो सकता है। ठीक है, ABG के ऊपर आपने मैंने आपको बता दिया कि 7.1 से आपको पीएच कम मिलेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस पेशेंट के अंदर है ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है ना सिस्टेमिक सिम्टम के साथ, मतलब उसको क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ भी है, डिस्निया भी है, फीवर भी है, मतलब कि इन सिम्टम के साथ नजर आ रहा है पेशेंट, प्रोडक्टिव कफ फीवर भी है,
साथ डिस्निया भी है, तो मतलब आपको लग रहा है इस पेशेंट के अंदर नमूनिया होगा, तो फिर नमूनिया वाले पेशेंट को आपने साथ अगर डायग्नोस करना है ना, तो उसके लिए आप ब्लड कल्चर करोगे इस पेशेंट का। क्या करना आपने, सॉरी ब्लड कल्चर कह रहा हूँ, स्पूटम कल्चर आपने इसका करना। स्पूटम लोगे, उसमें से ढूंढोगे कि हाँ भाई कौन से बैक्टीरिया ने इस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन काज कराई, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एंटीबायोटिक्स के ऊपर डालते हो। तो ये 4 इन्वेस्टिगेशंस हैं। बेस्ट इनिशियल टेस्ट है पीएफटी, उसके बाद आपने क्या करवाना है, पीएफटी से आपको पता चल जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का पेशेंट है। फिर आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है, उसके ऊपर आपको एपी का जो डायमीटर वो ज्यादा मिलेगा, हाइपरडेंसिटी मिलेगी, एंटीरियर अप्रोच से डायफ्राम आपको फ्लैट मिलेगा, एबीजी के ऊपर आपको 7.1 से पीएच कम मिलेगी। चौथे नंबर पर अगर आपको पेशेंट सिस्टेमिक सिम्टम के साथ, मतलब उसमें फीवर वगैरह गया, तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है सर, इन्फेक्शन भी उसको सीओपीडी वाले पेशेंट को हो सकता है, तो उस पेशेंट के अंदर आपने स्पूटम कल्चर लेना है, तो जैसे आपको बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपकी बुक ने वो 4 इन्वेस्टिगेशंस लिखी हैं, अगर आप उसको याद कर लो तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइन अगर वो याद करनी है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले पेशेंट आपके पास अगर आता है ना, स्मोकिंग हिस्ट्री, डिस्निया, प्रोडक्टिव का मतलब सीओपीडी की सिम्टम के साथ आता है, तो यहाँ पर आपने इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच कैसे हम करते होते हैं, ये चीजें आपको अक्सर डॉक्टर नहीं बताते, लेकिन हम यहाँ पर डायग्नोस्टिक अप्रोच भी देखते होते हैं, जो बहुत सारी बुक्स के अंदर भी नहीं लिखा हुआ। कि आपने इन्वेस्टिगेशन तो बता दिए, लेकिन किस टाइम मैंने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ये मैं आपको यहाँ से गाइडलाइन से बताऊंगा। तो सबसे पहले चूंकि आपको यहाँ पर सिम्टम्स के ऊपर शक पड़ रहा है कि पेशेंट सीओपीडी का हो सकता है, तो आप इस पेशेंट के अंदर इनिशियली क्या करवाते हो, 3 इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे। आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है, ईसीजी करवानी है, और आपने इसकी एबीजीज करवानी है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, वही बात है, हाइपर इन्फ्लेशन, फ्लैट डायाफ्राम, इंक्रीज ल्यूसेंसी ऑफ द लंग्स और एपी डायमीटर ज्यादा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ईसीजी के ऊपर आपको राइट एक्सिस डेविएशन नजर आएगी। हाँ जी, क्या मतलब होता है राइट एक्सिस डेविएशन का? अगर आपको ईसीजी के ऊपर राइट एक्सिस डेविएशन नजर आती है तो उसका क्या मतलब होता है? आवाज आ रही है मेरी, क्या हो गया? राइट एक्सिस डेविएशन का बच्चे मतलब होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जी जी, तो वो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो चुकी है ना पल्मोनी हाइपरटेंशन की वजह से, तो ईसीजी के ऊपर अगर आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इस पेशेंट के अंदर होगी। जब आप उसकी एबीजी करोगे तो एबीजी के ऊपर आपको क्या नजर आएगा सर, एबीजी के ऊपर हमें कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा और पीएच हमें कम और ऑक्सीजन कम नजर आएगी। ठीक है, ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी। जब आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो आपको शक पड़ रहा है कि जैसे एक्सरे के ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन या ये चीजें नजर आ रही हैं कि यार हाँ पेशेंट के अंदर ना सीओपीडी हो सकता है, तो फिर आप इसकी नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है नंबर 2, ये है नंबर 1 अप्रोच। उसके बाद आपने जाना है नंबर 2 अप्रोच के ऊपर। लेट्स सपोज नंबर 1 के ऊपर ही क्या है कि पेशेंट को रिस्पायरेटरी एसिडोसिस नहीं है, चेस्ट एक्सरे उसका मतलब कि नॉर्मल है, तो फिर आपने पीएफटी की तरफ नहीं जाना, इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि पेशेंट आपका सीओपीडी का है नहीं। ऊपर से आपको एक्सरे के ऊपर या ईसीजी या एबीजी के ऊपर आपको कुछ क्लूज मिलेंगे, तो फिर आपने पीएफटी की तरफ जाना। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्लूज मिल रहे हैं, इसलिए मैं इस पेशेंट के पीएफटी पल्मोनी फंक्शन टेस्ट इसका करूंगा। नंबर 2 इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच है। जब मैं इसका पीएफटी कराऊंगा ना, तो पीएफटी के ऊपर अगर मुझे क्या मिलती है, ये 70% से कम मिलती है, 70% से, जो FEV1 फोर्स्ड इन 1 सेकेंड, FVC, अगर इसकी रेशियो मुझे 70% से कम मिलेगी ना, यहाँ पर जब आप पीएफटी कराओगे, तो अगर ये 70% से कम है, तो इसका मतलब है दैट सजेस्ट द सीओपीडी, कि उस पेशेंट के अंदर सीओपीडी हो सकती है। लेकिन सर हमने कल ये भी बात की थी, अफीफा मुझे आंसर देगी कि सर अगर मैं पीएफटी करवाता हूँ तो मुझे 70% से कम मतलब इसकी रेशियो मिल रही है, तो इसका मतलब है तो उस पेशेंट में एम्फीसीमा भी तो हो सकता है ना। तो अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि पेशेंट में एम्फीसीमा है या सीओपीडी है? हाँ जी, पीएफटी की बेस के ऊपर वो 70% से कम आ रही है, तो आगे मैं, क्योंकि मुझे पता है एम्फीसीमा भी हो सकता है, सीओपीडी भी हो सकता है, तो मैं दोनों के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? आई थिंक आप लोगों को आवाज नहीं जा रही। चले मैं आपको बताऊं, अगर आपको 70% से ये कम मिल रही है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने उस पेशेंट को ना ब्रोंकोडायलेटर देना है, अल्ब्यूट्रोल देना है। अगर अल्ब्यूट्रोल देने के बाद वो पेशेंट ठीक हो जाता है, उसकी सिम्टम ठीक होगी, तो वो पेशेंट आपके पास एम्फीसीमा ओ उसका क्या इसको कहते हैं, एस्थमा का वो पेशेंट होता है। अगर ब्रोंकोडायलेटर्स देने के बाद उसकी सिम्टम या जो पीएफटी इंप्रूव हो जाता है, वो पेशेंट एस्थमा का है। और अगर पीएफटी इंप्रूव नहीं होता, तो दैट इज द अप्रोच कि उस पेशेंट के अंदर क्या होगा सर,
तो उस पेशेंट में COPD होगा, तो ये मेरे पास डायग्नोज होंगे। तो ये अप्रोचेज आपने इस तरह यूज करनी होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप देखते हो उस पेशेंट के अंदर ना DLC, डिफ्यूज लिमिटेड कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये भी हम देखते हैं, ये भी एक टेक्निक होती है। अब जो आपके पास DLC अगर कम मिलता है तो हमारे पास पेशेंट में हो सकता है एम्फीसीमा, और अगर आपको DLC नॉर्मल मिलता है तो उस पेशेंट के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। देखिए पहले आपने COPD को डायग्नोज किया, अब COPD में से मैंने डायग्नोज करना है कि पेशेंट में एम्फीसीमा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, DLC मेथड यूज करूंगा, मतलब डिफ्यूजन लिमिटेड कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करूंगा। तो कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है, अगर उसकी डिफ्यूजन नॉर्मल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन नॉर्मल है तो पेशेंट के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अगर उस पेशेंट के अंदर डिफ्यूजन इसकी डिक्रीज है तो पेशेंट में एम्फीसीमा हो सकता है। तो अब आप एग्जैक्ट एम्फीसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के डायग्नोज तक पहुंच चुके। तो अगर एम्फीसीमा है तो फिर हम देखेंगे कि सर एम्फीसीमा वो पेशेंट है, अगर तो यंग है, स्मोकिंग नहीं करता, तो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर 65 ईयर ओल्ड मेल है, 60 या 70 का है, स्मोकिंग करता है, तो पेशेंट के अंदर स्मोकिंग की वजह से एम्फीसीमा डेवलप होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी डायग्नोस्टिक अप्रोच है। PFT करवाना है, एक्सरे करवाना है, ABG करवानी है, DLC मेथड आपने यूज करना है, तो आपका पेशेंट डायग्नोज होगा कि ये COPD का है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो COPD का पेशेंट है इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बच्चों अगर पेशेंट आपके पास आता है ना एक्यूट एक्साकर्बेशन ऑफ COPD के साथ, मतलब पेशेंट आपके पास आता है सीवियर सिम्टम के साथ, सीवियर सिम्टम के साथ वो आपके पास प्रेजेंट कर रहा है COPD, मतलब वो आपके आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो आपके पास आ रहा है, उसको बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसकी बॉडी पूरी मतलब ब्लूइश हो चुकी है, या वो पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर आ गया, या वैसे मोस्टली वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ ही आता है, ठीक है, उसे अपना सांस कैचअप नहीं हो रहा, सीवियर सिम्टम, स्वेटिंग हो रही है उस पेशेंट को। तो जब सीवियर सिम्टम के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है ना, और वो पेशेंट की हिस्ट्री थी COPD की, इसका मतलब है कि वो एक्यूट एक्साकर्बेशन के साथ आ रहा है, एक्यूट सिम्टम के साथ आ रहा है। और मोस्टली जो COPD वाले पेशेंट होते हैं, पता है वो उनको एक्यूट सिम्टम क्यों आती है, जब उनको अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। मेरे पास पेशेंट है COPD का, और अगर COPD वाले पेशेंट के अंदर अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा ना बच्चे, तो जो इसकी सिम्टम है वो बहुत ज्यादा वर्स कर जाती है, इसको बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो वो आपके पास इमरजेंसी के अंदर आता है। तो अगर वो आपके पास इमरजेंसी के अंदर आएगा तो आपने इस पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट करना है, आपने उस पेशेंट की सबसे पहले देखनी है ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपने क्या चेक करनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है। अगर आपको उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलती है 88% से कम, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपने मेजर की है, तो अगर आपको ऑक्सीजन की सैचुरेशन 88% से कम मिलती है भाई, उसी टाइम पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है आपने। ऑक्सीजन आपको कम शहबाज भाई, मिली, जी जी, ऐसा नहीं होता कि अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन सप्लीमेंट दें, आगे तो वॉल्यूम का इशू है, तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना के तो उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। मैडम पेशेंट आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया हुआ है, उस पेशेंट के उससे सांस नहीं कैचअप हो रहा, और अगर आपने थोड़ी देर उसको ऑक्सीजन ना दी, पेशेंट की डेथ हो जानी है। वो जो फ्री रेडिकल्स है, वो फ्री रेडिकल्स तो भाई बाद की बात है, वो को 10-12 दिन बाद जाके क्रिएट होंगे, तो पेशेंट को फ्री रेडिकल इंजरी होगी, बात आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ हाँ पर जी। पेशेंट की ऑक्सीजन ना देने की वजह से उसकी डेथ हो रही है, अब आप डर रहे हो कि यार इसको फ्री रेडिकल इंजरी ना हो जाए, तो मैं इसको ऑक्सीजन नहीं देता। अब फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो ना हो, ऑक्सीजन अगर ना दोगे तो तब उसकी डेथ हो जाएगी। तो बच्चे वो एक सही। कॉम्प्लिकेशन, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की एक कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन पहले आपने उसको ऑक्सीजन देनी, उस पेशेंट को पहले ये बचाओ तो सही। लेट डेवलप है, जी जी, मैंने कहा ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। ये लेट कॉम्प्लिकेशन है, उसी टाइम तो थोड़ा फ्री रेडिकल से हमने ये वाला जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपके MI के अंदर, जब जिसके अंदर हाँ जी, हाँ रीपरफ्यूजन जी, होती है, बात आप समझ रहे हो। तो वो हाँ रीपरफ्यूजन के जी। अंदर लेट कॉम्प्लिकेशन होती है। अब हर बंदा जो आपके पास हार्ट अटैक के साथ आ रहा है, अब मैं उसकी रिवास्कुलराइजेशन ना करूं कि यार इसमें फ्री रेडिकल की इंजरी ना हो जाए, बात आप समझ रहे हो। सही। हाँ जी। हाँ जी, तो आपने पहले पेशेंट की जान बचानी है, वो कॉम्प्लिकेशंस को तो हम बाद में डील कर सकते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स हैं तो आप उसको एंटीऑक्सीडेंट देते हो, पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा, बात आप समझ रहे हो। तो 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर अगर कोई पेशेंट हमारे पास एक्यूट सिम्टम के साथ आता है ना सीओपीडी की, मतलब जिसको हम कहते हैं एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी, इसका इस तरह होता है कि देखो पेशेंट हमारे पास सीओपीडी का ना, जब उसको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाए ना, तो उसकी जो सिम्टम होती है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। देखें ऐसा हुआ क्यों है कि इन्फेक्शन की वजह से उसकी सिम्टम ज्यादा वर्स क्यों हो रही है। देखिए इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होती है, और उस बंदे के अंदर ऑलरेडी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जब और ज्यादा इन्फ्लामेशन होगी तो जो सिम्टम जो होती है वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपने सबसे पहले इस पेशेंट को देनी है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कब देनी है, जब उसकी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो 88% से कम हो जाए। और कब तक देनी है, जब उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 92% तक ना चली जाए। 92% तक आपने उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को लेके जाना है। अब इससे ज्यादा आपने उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन नहीं देनी, क्योंकि अब इससे ज्यादा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दोगे ना तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं फेलियर ऑफ द रिस्पायरेटरी ड्राइव। तो यहाँ पर एक कंडीशन देखें, अगर आप ज्यादा उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दोगे तो उस पेशेंट के अंदर फेलियर ऑफ रिस्पायरेटरी ड्राइव हो जाएगा, कि जो उस पेशेंट के अपने लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे थे ना किसी न किसी हद तक, जब आप उसको बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा दोगे ना तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाला उसका फंक्शन आपके लंग्स का था ना वो लॉस हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं फेलियर ऑफ रिस्पायरेटरी ड्राइव बाय गिविंग एक्सेस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। इसलिए हमने इसको बढ़ाना, मतलब कि ध्यान से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी पड़ती है। 88 से लेकर 92 अगर सप्लीमेंटल मतलब सैचुरेशन होगी तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपने इसकी रोक देनी। ठीक है सर, इसके साथ हमने और इस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट करना है, आपने एडिशनल ट्रीटमेंट करना है, इस पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स देने। क्या देने सर, ब्रोंको डायलेटर्स, ताकि हम ब्रोंकोडायलेटर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के साथ देंगे ना मैडम फीफा, तो एक तो ऑक्सीजन जाएगी, दूसरा आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट होंगे, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी हद तक ना बाहर निकालने में आपको हेल्प मिलेगी। ब्रोंकोडायलेटर्स आपने कौन से यूज करने हैं इस पेशेंट के अंदर, स्टार्ट के अंदर वो है आपके पास साबा, मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। और साबा कौन सा है, अल्बिट्रोल। साबा किसको कहते हैं हम सर, अल्बिट्रोल को साबा कहते हैं। अल्बिट्रोल आपने इस पेशेंट को देना है, और साथ में आपने इस पेशेंट को दे देना है जिसको हम कहते हैं साबा है, और दूसरा जो इप्राट्रोपियम होती है वो आपने इस पेशेंट को देनी है, साबा और सामा, याद मुझे आ गया, वो होता है शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सॉरी, जिसको हम कहते हैं इपराट्रोपियम। इपराट्रोपियम, तो इन दोनों को आपने बच्चे इसको कॉम्बिनेशन में देना है इस पेशेंट को। एल्बिट्रोल का भी इनहेलर देना है, और बाज का तो उस एक ही इनहेलर के अंदर ना अल्बिट्रोल भी होता है, इप्राट्रोपियम भी होती है, और अगर वो सेपरेट है तो आपने दोनों देने, ताकि सीवियर उसमें ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, आपने ब्रोंक्यूल्स को काफी ज्यादा डायलेट करना होता है, तो इसलिए अपने उस पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स देने और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने, ताकि ऑक्सीजन का मसला भी हल हो जाए, और जो वहां पर इतनी ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है, वो भी मसला हमारे पास हल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सर आपने इस पेशेंट को क्या देना, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन था, तो आपने उस पेशेंट के इन्फेक्शन को भी क्या करना है, ट्रीट करना है। और इन्फेक्शन को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, इन्फेक्शन को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, अगर वो वायरल होगा तो एंटीवायरल ड्रग्स देनी है, अगर वो बैक्टीरिया की वजह से होगा तो आपने उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी। ठीक है जी, वायरल है तो एंटीवायरल्स, अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स देनी। ठीक है जी, तो ये आपने साथ उस पेशेंट को देना है। अगर उसको फीवर है और सिस्टेमिक सिम्टम्स आ रही हैं, कार्डिनल साइंस अगर आप उस पेशेंट में नजर आते हैं, तो क्या हुआ, अगर एक्यूट सिम्टम में आपके पास पेशेंट आ रहा है ना सीओपीडी का, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दो और उस पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स दो, और अगर आपको मतलब इसकी एंटीबायोटिक्स की जरूरत है तो आप उस पेशेंट को दे। ठीक है, अब दूसरा केस ये है कि सर पेशेंट मेरे पास, जी जी, ये जो इमरजेंसी में एटम और क्लीनॉल देते हैं ये क्या है, ये भी क्या ब्रोंकोडायलेटर देते है? हैं, क्या क्या, एटम और क्लीनॉल, साल्बुटामोल वो एल्बिट्रोल ही होती है मैडम। अच्छा तो हाँ जी, वो तो यही होता है, वो इनहेलर साल्बुटामोल का जो इनहेलर होता है वो उसमें यही होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स ही होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है एल्बिट्रोल का। तो वो साल्बुटामोल, बट मुझे ज्यादातर नाम भी इसका मेरे ख्याल में किर्गिस्तान में भी इवन दो ना, पाकिस्तान में भी साल्बुटामोल है उसका नाम, किर्गिस्तान में भी उसका नाम साल्बुटामोल है, वो इतनी फेमस है, तो वो एल्बिट्रोल ही होती है। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर की। नेक्स्ट सर, ये तो था एक्यूट सिम्टम वाला पेशेंट। अब मेरे पास पेशेंट आया है क्रॉनिक सीओपीडी का। लेट्स सपोज पेशेंट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना मतलब कि पिछले 2 सालों से 3-3 महीने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब कि 3-3 महीने मुझे सिम्टम आती नहीं है, सीवियर कफ थी उस दौरान,
प्रोडक्टिव कब थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। तो जब आप देखते हो कि 2 साल मतलब क्रोनिक इसकी सिम्टम है और ब्रोंकाइटिस की है, या फिर वो आपको एम्फीसीमा की सिम्टम दे रहा है, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेट लॉस हो रहा है, बॉडी उसकी पिंक हो रही है, पर वो मतलब कि पिंक पफिंग कर रहा है वो पेशेंट, आपने उसका इन्वेस्टिगेशन यूज किए, एक्सरे करवाया, पीएफटी करवाया, स्पायरोमेट्री करवाई, डीएलसी चेक किया, तो उन सबसे आपको पता चला कि पेशेंट हमारे पास क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का या एम्फीसीमा का, मतलब पेशेंट सीओपीडी का। तो उस पेशेंट के अंदर आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है, इस क्रोनिक सीओपीडी का भी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास सीओपीडी के एक बड़े ब्यूटीफुल निमोनिक से इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले आपने उस पेशेंट को देने हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। सीओपीडी वाले पेशेंट को जो उसका आपने क्रोनिक ट्रीटमेंट करना है, आपने इस पेशेंट को देने हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ब्रोंकाइटिस है ना, इन्फ्लामेशन है ना वहां पर, तो ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये बहुत जबरदस्त मेडिसिन है जो इफेक्ट करती थी, बहुत जल्दी इफेक्ट भी करती है। तो आपने इस पेशेंट को स्टीरॉइड्स देने, और कौन सा स्टीरॉइड देना आपने इस पेशेंट को, ब्यूडिसोनाइड। हाइड्रोकोर्टिसोन जी जी। हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं देंगे? हाइड्रोकोर्टिसोन मैडम जो इनहेलर फॉर्म के अंदर आता है ना वो ये ब्यूडोसिनाइड आता है, तो इस फॉर्म जो इनहेलर फॉर्म के अंदर स्टीरॉइड आता है वो हमने वो वाला देना है। वो जो आप हाइड्रोकोर्टिसोन की बात कर रहे हो ना, वो तो हम उस पेशेंट को देते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट को देते हैं वो वाले स्टीरॉइड। जो इसको स्टीरॉइड देने वो इनहेलर फॉर्म के अंदर होते हैं जिसको हम ब्यूडिसोनाइड कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर सर आपने इस पेशेंट को देनी है ऑक्सीजन। सीओपीडी वाला पेशेंट अगर हमारे पास ऑक्सीजन कब देनी है, फिर वही बात है कि अगर इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 88% से कम है और इसकी जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो अगर 55% से कम है, सॉरी पार्शियल प्रेशर है तो इसका प्रेशर यूनिट होता है हमारे पास मिलीमीटर, पार्शियल प्रेशर का फिर लिख रही परसेंटेज है, अगर पार्शियल प्रेशर 55 मिलीमीटर मरकरी से कम है और पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 88% से कम है, तो आपने इसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है। और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, इसकी जो सैचुरेशन है 88 से आपने ले जानी है 92 तक, 92 तक आपने इस पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन ले जानी। जब 92 हो जाएगी तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपने इसकी रोक देनी, ठीक है। तीसरा नंबर आपने याद रखना है पी। पी का मतलब होता है प्रिवेंशन। जो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है ना, इसकी आपने प्रिवेंशन भी करनी होती है। और वो प्रिवेंशन क्या होती है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रिवेंशन है वो है स्मोकिंग, तो आपने इस पेशेंट को स्मोकिंग से रोकना है। दूसरे नंबर पर हम इस पेशेंट को देते हैं वैक्सीन। कौन कौन सी वैक्सीन आप इस पेशेंट को देते हो बच्चे, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देते हैं हम इस पेशेंट को, और नीमोकोकाई की वैक्सीन देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नीमोकोकाई की वैक्सीन देनी है आपने, और इसको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देनी। और इन वैक्सीन क्यों दे रहे हो, क्योंकि इस पेशेंट में एक्यूट एक्जाकर्बेशन ना हो जाए, इसलिए हम इस पेशेंट को वैक्सीन दे रहे हैं कि इसको एक्यूट सिम्टम सीओपीडी की ना आ जाए, इसलिए बच्चे हम इस पेशेंट को ना वैक्सीन देते होते हैं। प्रिवेंशन के अंदर स्मोकिंग आपने रखवानी है। और लास्ट में हमारे पास बचता है डी, और डी से याद रखना है डायलेटर्स, तो हम इस पेशेंट को डायलेटर्स देंगे। वो डायलेटर्स क्या हो सकते हैं सर, वो आपके पास साबा भी हो सकता है, वो आपके पास सामा भी हो सकता है, वो लाबा भी हो सकता है, वो लामा भी हो सकता है, तो ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और सामा शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, मतलब कि अल्बिट्रोल या इप्राट्रोपिन, ठीक है बच्चों। या साल्मिट्रोल की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम यूज करेंगे, जब ये इनसे वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट। जैसे मैंने आपको 6 स्टेप लिखवाए थे ना, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 5 में क्या करना है, स्टेप 6 में क्या करना है, तो वो वाली जो अप्रोच है वो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो अप्रोच है डायलेटर्स को यूज करने की और स्टीरॉइड्स को यूज करने की, तो वो अप्रोच हम यहाँ पर भी जो एम्फीसीमा में यूज करते हैं ना, इधर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर एक्यूट सिम्टम में पेशेंट आ रहा है तो आपने उसको क्या करना है, पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, और आपने उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स की अगर जरूरत है तो देनी है। क्रोनिक ट्रीटमेंट क्या है सर, सीओपीडी, सी से ज्यादा स्टीरॉइड्स हैं, ओ से ऑक्सीजन है, प्रिवेंशन मतलब स्मोकिंग है, और पेशेंट के अंदर डायलेटर्स हैं। इसका एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि सर हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो सीओपीडी वाले पेशेंट की मोर्टेलिटी को कम करती है, ऐसी कौन सी चीज है जो सीओपीडी वाले पेशेंट की मोर्टेलिटी की रेशियो को कम करती है, वो है स्मोकिंग। अगर आप उस पेशेंट को छुड़वा दो, अगर आप उस पेशेंट को क्या कर दो, स्मोकिंग आप उस पेशेंट को छुड़वा दो, और दूसरे नंबर पर हम उस पेशेंट को जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं ना बच्चे, तो ये जो दोनों पैरामीटर्स है ना, ये पैरामीटर पेशेंट की डेथ होने से बचाते हैं।
जब स्मोकिंग छुड़वा दोगे तो सीओपीडी की सिम्टम पेशेंट के अंदर ना डिक्रीज हो जाएंगी। अगर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दोगे तो उसकी वजह से भी जो सीओपीडी की सिम्टम है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती हैं। ये दोनों जो होते हैं ये मोर्टेलिटी की रेट को कम करते हैं। ये एमसीक्यूज है आपके पास। Smoking and supplemental oxygen decrease the mortality rate in patient of the COPD. So that's all about today's lecture, in which we discuss the treatment of the COPD, in which we discuss the diagnostic approach, in which we discuss the symptom and how these symptoms develop, in which we discuss the pathophysiology of the COPD patient and emphysema patient, and as well as the पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फिर हमने डिफरेंस देखा, ब्लू ब्लडर्स क्या होते हैं, पिंक पफर्स क्या होते हैं। फिर हमने वॉल्यूम चेंजेस देखी और स्टार्ट हमने ये किया था लेक्चर क्रॉनिक obstructive lung disease से। I hope so you really enjoy this lecture. I hope so it makes really sense। और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।